नमस्कार दोस्तों, अपन जो है ठोस अवस्था का तीसरा वीडियो जिसमें अपन बात कर रहे थे पिछले वीडियो में ठोसों का वर्गीकरण, उसमें अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर अपन ने ठोसों को वर्गीकृत किया था और उसमें अपन ने बात की थी कि उसके अवयवी कण क्या है और उसके बाद बात की थी अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल कौन कौन सा है। तो एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा बात की थी कि पूरी टेबल एक साथ बनाएंगे और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप जो है उसके नोट्स तैयार कर सकें। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने फिर से, यदि अपन बात करें अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल की, तो अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर अपन ने ठोसों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया था, जिसमें पहला था आणविक ठोस, दूसरा था आयनिक ठोस, तीसरा था धात्विक ठोस और चौथा था सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। जिसमें अपन ने बात की थी आणविक ठोस की, तो आणविक ठोस जो है वो कितने प्रकार का था? तीन प्रकार का। उसमें पहला था अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा था ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा था हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। यदि अपन बात करें तो इन चारों ठोसों के अवयवी कणों की बात की थी, तो आणविक ठोस का अवयवी कण था अणु, उसमें अध्रुवीय का भी अणु था, ध्रुवीय का भी अणु था और हाइड्रोजन आबंधित का भी अणु था। उसके बाद अपन ने बात की थी आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस में अपन ने बात की थी कि आयनिक ठोस के अवयवी कण क्या थे? आयन। उसमें अपन ने धात्विक ठोस की बात की थी, तो उसमें यदि अपन बात करें इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनावेश या अपन बोल सकते हैं धात्विक परमाणु। उसके बाद यदि बात करें सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की, तो उसमें अपने पास क्या था बेटा? परमाणु। अब यदि अपन बात करें आकर्षण बल की, तो अपन ने आकर्षण बल की भी बात की थी कि अध्रुवीय के अंदर आकर्षण बल क्या था? दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल। उसके बाद अपन ने बात की थी ध्रुवीय आणविक ठोस की, उसको अपन ने समझा था, उसमें था द्विध्रुव आकर्षण बल या उसको बोलते द्विध्रुव अन्योन क्रिया। उसके बाद अपन ने हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की बात की थी, तो हाइड्रोजन बंध या एच बंध। उसके बाद यदि अपन बात करें तो आयनिक ठोस को अंदर आकर्षण बल की बात करें तो उसके अंदर था कुलामी बल या स्तर वैद्युत आकर्षण बल या उसको अपन बोल सकते हैं आयनिक बंध। उसके बाद अपन ने बात की थी धात्विक बंध की और सबसे लास्ट में अपन ने बात की थी सहसंयोजक या नेटवर्क, जिसमें अपन बात कर रहे थे कि उसके अंदर बंध कौन सा होगा, वर्ड से पता चल रहा है सहसंयोजक बंध। यदि अपन बात करें इनकी प्रबलता की, तो मैं आपको प्रबलता का क्रम बता रहा हूं। यदि करें तो ये दुर्बल, वर्ड से ही पता चल रहा है दुर्बल है, इससे ये ज्यादा प्रबल है। उसके बाद हाइड्रोजन अपन ने बात की थी कि हाइड्रोजन भी विशेष प्रकार का द्विध्रुव अन्योन क्रिया ही है, लेकिन इसकी प्रबलता क्या होती है? ज्यादा होती है। और यदि अपन कुलामी बल की बात करें तो इसमें स्पष्ट आवेश होते हैं और स्पष्ट आवेश होंगे तो उनके मध्य कुलामी बल होगा और कुलामी बल जो हाइड्रोजन बंध से क्या होगा? प्रबल होगा। उसके बाद यदि धात्विक बंध की बात करें तो धात्विक बंध जो होता है वो कुलामी बल या स्तर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध से क्या होता है? प्रबल होता है। और उसके बाद सहसंयोजक की बात करें तो इसमें नेटवर्क संरचना बनती है, जटिल नेटवर्क संरचना के कारण से यदि अपन बात करें तो यह सहसंयोजक बंध क्या होता है? और ज्यादा प्रबल होता है। फिर से ध्यान से सुने, इस क्रम को आप यदि याद रखेंगे तो आगे आने वाले जितने भी गुणधर्म हैं वो सबके सब इन आकर्षण बल के ऊपर आधारित होते हैं। चलो वापिस बात कर रहे हैं। सबसे पहले अध्रुवीय दुर्बल परिक्षेपण मतलब सबसे दुर्बल है। उसके बाद ध्रुवीय द्विध्रुव आकर्षण बल मतलब दुर्बल से थोड़ा प्रबल है। उसके बाद हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध है मतलब वो द्विध्रुव आकर्षण बल से ही प्रबल है। उसके बाद यदि अपन बात करें आयनिक ठोस की तो वो हाइड्रोजन बंध से प्रबल है। उसके बाद यदि अपन बात करें धात्विक बंध की तो ये आयनिक बंध या कुलामी बल से प्रबल है। और उसके बाद सहसंयोजक या नेटवर्क की बात करें तो ये सहसंयोजक बंध जो होता है वो धात्विक बंध से भी क्या है? प्रबल है। अब सर आप बताइए कि इसके क्या होगा। अब अपन बात करेंगे अगले इनके भौतिक गुणधर्म की। भौतिक गुणधर्म का मतलब ये कठोर है या मुलायम है। अब आप मुझे बताइए, अपन ने कल बात की थी कि ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। अपन ने बात की थी कि ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और यदि कठोर होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्रबल बंध पाया जाता है, जिसको अपन ने बोला था अंतर आणविक आकर्षण बल। तो इसका मतलब आकर्षण बल प्रबल होगा तो उसका मतलब कठोर होगा, और यदि आकर्षण बल दुर्बल हो गया तो अपने को पता है कि वो कैसा होगा बेटा? मुलायम होगा। यदि अपन बात करें सबसे पहले इसकी, तो ये कैसा है बेटा? प्रबल है या दुर्बल है? दिख रहा है सभी को? दुर्बल
प्रिसेपण बल, वर्ड लिखा हुआ है दुर्बल प्रिसेपण बल। यदि दुर्बल प्रिसेपण बल या लंदन बल की बात करें तो ये दुर्बल बल है, और दुर्बल बल है तो इसका अपन बात कर सकते हैं कि दुर्बल बल होने के कारण से ये कैसा होगा, कठोर या मुलायम। यदि अपन बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, अत्यधिक कैसा होगा, अत्यधिक मुलायम। कैसा होगा बेटा, अत्यधिक मुलायम। उसके बाद यदि अपन द्विध्रुव आकर्षण बल की बात करें तो ये दुर्बल प्रिसेपण बल से क्या है, परबल है, और परबल है तो ये भी कैसा होगा बेटा, इसकी यदि अपन बात करें तो ये कैसा होगा, मुलायम। यदि अपन बात करें तो ये भी दुर्बल है, हाइड्रोजन बंध भी, तो ये भी कैसा होगा, मुलायम। यदि इसकी बात करें कुलामी बल की तो ये कुलामी बल क्या है, परबल बल है, और परबल बल है तो ये कैसा होगा बेटा, कठोर। इसमें एक वर्ड और आता है, परंतु भंगूर। अब अपन को पता है भंगूर क्या होता है, नहीं, मैं आपको बताता हूं। भंगूर का मतलब होता है उस पे बल या दाब लगाने पर प्रत्येक कण जो है वो उस क्रिस्टल से अलग हो जाए। कहने का मतलब जैसे नमक की डली है, ठीक है, नमक का एक बड़ा टुकड़ा है, उसको यदि अपन मारेंगे तो वो किस में विभक्त हो जाएगा, अपने छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब वो कैसा है, भंगूर है। यदि अपन बात करें धात्विक बंध की तो ये भी परबल है। इसमें क्या आता है बेटा, कठोर परंतु, आप लोग जानते हो धातु के गुण, कठोर परंतु आघात वर्धनीय एवं तन्य। कठोर परंतु आघात वर्धनीय एवं तन्य। आघात वर्धनीय मतलब आघात पहुंचने से वर्दी होना, मतलब उसको यदि अपन पीटेंगे, उस पर आघात पहुंचाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, चद्दर बन जाएगी, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। और यदि उसको अपन तानेंगे तो क्या बन जाएगा, तार बन जाएगा, उसको बोलते हैं तन्य। और यदि इसकी बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, अत्यधिक कठोर। ये कैसा होगा, अत्यधिक कठोर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सहसंयोजक बंध की। अत्यधिक कठोर क्यों होगा, क्योंकि ये सबसे परबल बंध है, और सबसे परबल बंध होने के कारण से ये कैसा हो जाएगा, अत्यधिक कठोर। समझ में आया। फिर वापस बात कर रहे हैं कि जो भौतिक गुण है वो किस पर निर्भर कर रहा है। अरे जो भौतिक गुण है वो किस पर निर्भर कर रहा है, जो भौतिक गुण है वो उस चीज पर निर्भर कर रहा है कि उसके मध्य आकर्षण बल कैसा है। यदि आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है, परबल है, तो वो कैसा होगा, अत्यधिक कठोर। और यदि दुर्बल है तो वो कैसा होगा, अत्यधिक मुलायम। ठीक है, ये समझ में आया। अभी अपन बात करेंगे कि भंगूर क्यों होते हैं, आघात वर्धनीय क्यों होते हैं, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे अपने, ठीक है, उनकी अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे अभी जगह नहीं है। जैसे जगह मिलेगी तो अपन इनको पॉइंट वाइज अलग अलग, क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार आपके बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। जैसे नीट में पूछ लेते हैं, जेई मेन के अंदर पूछ लेते हैं। तो ये पहले अपन टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ये टेबल आपको मिल जाएगी। उसके बाद अपन इसके जो भी पॉइंट है, जैसे आघात वर्धनीय और तन्य क्यों है, ये सभी को पता है कि धातु आघात वर्धनीय और तन्य होती है, आज तक सभी को पता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये आघात वर्धनीय और तन्य क्यों है। तो अपन उसके बारे में बात करेंगे कि ये आघात वर्धनीय और तन्य क्यों है, ये अत्यधिक कठोर क्यों है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे कि ये अत्यधिक कठोर क्यों होता है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो ये भंगूर है, ये भंगूर क्यों है। अब कुछ लोगों को मैंने बता दिया कि भंगूर का मतलब ही क्या है, लेकिन ये भंगूर है क्यों, उसका बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं है। और ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, और पीएमटी जो पहले एआईपीएमटी हुआ करती थी, नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन है आ चुका है। तो इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। यदि अपन अगले की बात करें चालकता की, इसमें एक और है। यदि अपन बात करें इनके कवथनांक की, तो कवथनांक भी अपन बात करेंगे, लेकिन अभी पहले उसकी चालकता की बात कर लेते हैं। यदि अपन किसी भी पदार्थ के चालकता की बात करें कि ये चालक है या कुचालक है, तो मैं आज आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई और कहीं भी अपन जैसे बायोलॉजी हो, कहीं भी यदि चालकता का केस आ जाए तो आपको क्या याद रखना है। ध्यान से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी यदि विज्ञान के अंदर चाहे कोई सी भी शाखा हो, उसके अंदर यदि आपको यह पता करना है कि ये चालक है या चालक नहीं है, कुचालक है, तो उसका आप कैसे पता करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस दुनिया में कोई भी वस्तु विद्युत की चालक तब भी हो सकती है जब इसमें मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे वर्ड को समझें, सुने इसको ध्यान से। कुछ लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो सभी में, फिर सभी चालक क्यों नहीं। मैंने इलेक्ट्रॉन का नहीं बोला है,
कौन से इलेक्ट्रॉन का बोला है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आयन तो बहुत सारे यौगिक में होते हैं लेकिन वो चालक नहीं होते। कौन से आयन होने जरूरी है? मुक्त आयन होने जरूरी है। ध्यान से सुने, पूरा वर्ड लिखोगे तभी पता चलेगा कि ये चालक है या कुचालक है। यदि मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो चालक है, और यदि ये नहीं है तो ये मान के चलें कि वो कैसा है बेटा? कुचालक है। फिर से बोल रहा हूं, दोनों वर्ड को ध्यान से सुने। वर्ड क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन। क्या होने जरूरी है चालक के लिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन। यदि उसमें आयन हो केवल तो वो चालक नहीं है। कौन सा आयन होने जरूरी है? मुक्त आयन होने जरूरी है। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो सभी में है, क्योंकि सभी परमाणु से मिलकर बने हुए। मैं भी परमाणु से मिलकर बना हुआ हूं। ये जो मार्कर है ये भी परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ये डस्टर है ये भी परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो इन सब में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये विद्युत का कुचालक है, ये भी विद्युत का कुचालक है। लेकिन मान लो ये धातु का होता तो ये कैसा हो जाता? चालक हो जाता है। क्यों चालक हो जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ध्यान से समझे इस चीज को कि मुक्त होना जरूरी है। अपन इस आधार पर नहीं कह सकते कि इसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इसमें आयन है या नहीं है। आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन बंधी हुई अवस्था में है, बंधन उसने बना रखा है, या किसी से वो मुक्त नहीं है तो वो विद्युत का कुचालक होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन या आयन मुक्त होंगे तो वो विद्युत का सुचालक होगा। समझ में आई बात? इस चीज को आप कंठस्थ कर लें। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे कि ये चालक है या नहीं है तो आप उसमें चेक करें कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन है या नहीं है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन है तो विद्युत का चालक है, और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं है तो विद्युत का चालक नहीं है। चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले अध्रुवीय आणविक ठोस। किसकी बात कर रहे हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें, जैसे मैं यहां उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया H2। क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन है? क्या नहीं है। HH दोनों बंधे हुए हैं, दोनों बंधे हुए हैं, इसका मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं है। अपन ने उदाहरण लिया था पहले अध्रुवीय का, HH का, H2 का। इसका मतलब ये कैसा होगा बेटा? कुचालक। मान लिया ये कुचालक है। अब चलो अपन बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस की। जैसे मैंने ले लिया HCl। यदि मैंने HCl ले लिया, देखो HCl, सर HCl तो हमने तो ये पढ़ा कि H प्लस और Cl माइनस देता है। बेटा HCl यदि अपन बात करें जलीय विलयन की तो ये H प्लस और Cl माइनस आयन देता है। लेकिन यदि शुद्ध अवस्था के अंदर HCl है, केवल HCl है, HCl गैस है, तो उसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं है। क्योंकि HCl के अंदर H और Cl कौन से बंध से बंधे हुए हैं? आयनिक बंध से। कौन सा बल है उसमें? गुलामी बल। इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? स्तर विद्युत आकर्षण बल। इसका मतलब इसमें मुक्त आयन नहीं है। कौन से विलयन की बात करें? शुद्ध अवस्था की बात करें तो ये कैसे हैं? कुचालक। और यदि अपन जलीय विलयन की बात करें, किसकी बात कर रहा हूं? जलीय विलयन की। तो जलीय विलयन में आपको पता है कि HCl कैसे टूटेगा बेटा? H प्लस और Cl माइनस। तो आपको यही ध्यान रखना है, आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको केवल एक ही कंसेप्ट याद रखना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन है तो चालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं है तो चालक नहीं है। चलो यदि अपन बात करें शुद्ध अवस्था, कौन सी अवस्था की बात कर रहा हूं? शुद्ध अवस्था की। यदि शुद्ध अवस्था की बात करें तो शुद्ध अवस्था में कैसा है बेटा? कुचालक। और यदि अपन बात करें जलीय विलयन की, किसकी बात कर रहा हूं? जलीय विलयन की, तो ये कैसा है बेटा? चालक। किसकी बात कर ली मैंने? मैं किसकी बात कर रहा हूं? ध्यान से सुने। ध्रुवीय के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया HCl यदि शुद्ध अवस्था में तो ये बंधित अवस्था में है, आयनिक बंध बंधा हुआ है, तो ये शुद्ध अवस्था में कुचालक होगा, और जलीय विलयन में कैसा होगा? चालक होगा। चलो अब अपन बात कर रहे हैं अगले वाले की, हाइड्रोजन बंध। ये बहुत जो है कंफ्यूज करता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? सर हमने तो आज तक घर पे यही सुना है कि ये गिल्ला है, इसमें करंट आ जाएगा, इसका मतलब ये तो चालक है। एग्जाम में आ जाए ठोस H2O चालक है या कुचालक है तो किताबों में, और सर आप भी ये बोल रहे हो कि ये तो कुचालक है, ऐसा कैसे हो सकता है?
अरे बेटा जो अपना घर पे जो अपन पानी यूज करते हैं, जो जल यूज करते हैं, वो शुद्ध अवस्था में नहीं है। आप सभी को पता है कि उसमें मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आयंस होते हैं। और आयन होंगे तो चालक होगा। यदि केवल H2O ले लिया मैंने, केवल शुद्ध H2O ले लिया, क्या ले लिया बेटा? शुद्ध H2O। शुद्ध H2O चालक है या कुचालक है? कुचालक है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कहीं आपको इसमें आयन या इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन दिखाई दे रहे हैं क्या? ना, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं है। इसलिए H2O या अपन कोई भी हाइड्रोजन आबंधित की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? कुचालक। कैसा है ये? कुचालक। नेक्स्ट यदि अपन बात करें आयनिक ठोस की, वही बात होगी। आयनिक ठोस में भी वही बात होगी। यदि अपन आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक ठोस के अंदर भी वही चीज होगी। यदि अपन बात करें आयनिक ठोस की, कौन सी अवस्था की? ठोस अवस्था की। यदि मैंने ठोस अवस्था की बात कर ली, ठोस अवस्था की बात करें तो यदि अपन बात करें NaCl, ये ठोस अवस्था के अंदर है। क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन है क्या? नहीं। जब ये बंधित अवस्था में, ठोस अवस्था में, बंधित अवस्था में है तो इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन उपस्थित नहीं है। तो कौन सी अवस्था की बात करें? ठोस अवस्था में तो क्या हो जाएगा? कुचालक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि NaCl ठोस अवस्था में चालक है या कुचालक, और क्यों? तो उसका कारण क्या है? चालक नहीं है, ठोस अवस्था में कुचालक है। क्यों है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं है। यदि अपन बात करें गलित अवस्था, कौन सी अवस्था की बात कर रहा हूं? गलित अवस्था की। गलित अवस्था का मतलब क्या हुआ? इसको गर्म किया। क्या किया आप लोगों ने? गर्म। ये कौन सी अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में आया तो आपको पता है कि ठोस द्रव में कब जाएगा? जब अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो ये किस में टूट जाएगा? Na+ और Cl-। इसका मतलब इसमें मुक्त आयन हुए कि नहीं हुए? अरे दिखाई दे रहा है क्या? अरे हुए कि नहीं हुए? हो गए। वेरी गुड, हो गए। Na+ और Cl- मुक्त आयन है। और यदि मुक्त आयन है तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये कैसा हो जाएगा? चालक। यदि अपन बात करें विलयन में, विलयन अवस्था में यदि अपन बात करें, विलयन अवस्था में मतलब इसको में डालें और जल में डालेंगे तो आपको पता है कि NaCl जल में घुलता है और क्या देता है? Na+ और Cl-। इसका मतलब मुक्त आयन है। और मुक्त आयन बेटा चालक। समझ में आया क्या? वापिस बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन होंगे तो चालक होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं होंगे तो वो चालक नहीं होगा। तो यदि अपन बात करें NaCl की, NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक है। और उसमें यदि ठोस NaCl की बात करें तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन नहीं है। लेकिन गलित या जलीय विलयन की बात करें तो उसमें मुक्त आयन होंगे और ये विद्युत का क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। धातु की बात करें तो धातु तो आप सभी जानते ही हो, धातु विद्युत की क्या होती है? अरे चालक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। क्यों चालक होती है? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि अपन बात करें सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की तो इसके अंदर ऐसा लिखा जाता है कि ये कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? कुचालक, क्योंकि सहसंयोजक बंध से बंधित है। लेकिन एकमात्र उदाहरण ऐसा है इसका, कौन सा बेटा? अपवाद बोलते हैं। अपवाद है, लेकिन उसका कारण भी होगा, अपन बाद में बात करेंगे। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा है? ग्रेफाइट कैसा है? ग्रेफाइट कैसा है बेटा? चालक। क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा वो अपन बात करें, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ बंध बनाता है और उसमें जो संयोजकता हो, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 4 होती है। तो 3 तो बंद बनाने काम आएगा और एक क्या रह जाएगा? मुक्त रह जाएगा। और मुक्त रहने के कारण से ग्रेफाइट विद्युत का कैसा हो जाएगा? चालक। या लोगो आ रहा है? चलो एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि अपन बात करें तो ये वापिस यहां से लिख रहा हूं मैं, आपको आराम से दिख जाए। शुद्ध अवस्था कैसा होगा? कुचालक। यदि अपन बात करें विलयन अवस्था, कौन सा विलयन? जलीय विलयन। इसका मतलब ये कैसा होगा? चालक। दिख रही है पूरी टेबल क्लियर? तो इस टेबल का अभी इसमें 2 पॉइंट और बाकी है, वो मैं और बताऊंगा। एक बार आप इतनी टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पूरी टेबल को एक साथ बनाएंगे।
पहले ये स्क्रीनशॉट बनाएंगे, फिर इसमें 2 कॉलम और होंगे, वो 2 कॉलम मैं अभी आपको बताऊंगा, वो दोनों कॉलम भी इस टेबल के साथ ऐड कर लेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे तो आप स्कूल आओगे तो आपको वापस नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जब इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो नोट्स में काम आएगा, और नोट्स में काम आएगा तो वो नोट्स आपको बाद में भी काम आ जाएंगे। आपको जब पढ़ाया जाएगा स्कूल में तो आपकी एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि आपको नोट्स बनाने हैं। ये काम आप घर पे बैठे कर लोगे तो आपके लिए आगे का काम जो है वो आसान हो जाएगा। ले लिया सभी ने? चलो आगे बात करते हैं। अपने बात की है क्रम संख्या, ठोस का प्रकार, अवयवीकरण, आकर्षण बल, भौतिक गुण और चालकता। इसमें मैं 2 कॉलम और बनाऊंगा। यदि अपन 2 कॉलम की बात करें तो अपने पास एक तो रहेगा इसका उदाहरण, प्रत्येक के उदाहरण अपन बात करेंगे। उसके अलावा अपन बात करेंगे इनके कथना की। मैं आगे जोड़ना, आप वो पॉइंट मैंने मिटा इसलिए दिए क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं थी, आप आगे ही जो है इसमें बना लेना। चलो ये आकर्षण बल भी अपन मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो आराम से दिखाई दे दे, क्योंकि उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट, उदाहरणों पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उदाहरण ज्यादा जरूरी है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। आकर्षण बल वैसे अपने काम आएंगे, यहाँ पे मैं आपको बोल बोल के वापस बता दूंगा। आप सभी ने लिख लिया तो आपको वैसे दिक्कत भी नहीं आएगी, टेबल बन जाएगी आपकी क्लियर। चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले कवथनाक की। कवथनाक होता क्या है? कोई बता सकता है कवथनाक क्या होता है? अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 8वीं क्लास में। वह ताप जिस पे इसकी क्या बन जाए? भाप बन जाए। वेरी गुड। लेकिन बेटा 12th के अंदर ये जो डेफिनेशन है ये मान्य नहीं आती है, इसमें कवथनाक की परिभाषा अलग दी जाती है। वह ताप जिस पर द्रव की वाष्प का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा कवथनाक। इसका मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूं, जैसे आप बोल रहे हो कि वह ताप जिस पर क्या बन जाए? उसकी भाप बन जाए, उसको यदि आप कवथनाक बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? आपने एक कटोरी के अंदर पानी रखा बाहर धूप के अंदर, क्या बाहर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है? फिर भी उसकी भाप बनेगी, और आप बोलते हो जल का कवथनाक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब उसका कवथनाक नहीं हुआ। इसका मतलब कवथनाक क्या हुआ? वह ताप जिस पर द्रव की वाष्प का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? कवथनाक। ये अपन दूसरे चैप्टर में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दूसरे चैप्टर के अंदर ही अपने कवथनाक से रिलेटेड टॉपिक रहेगा, विलियन के कवथनाक, जो उनके अणुसंख्या के गुणधर्म है, उसमें एक अणुसंख्या गुणधर्म होगा कवथनाक में उन्नयन, उसमें अपन बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी अपन को केवल पता करना है कि कवथनाक जो है वो निर्भर किस पर करता है। तो वो भी आकर्षण बल, मैंने बोला इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आकर्षण बल है। यदि आकर्षण बल ज्यादा है तो कवथनाक ज्यादा होगा, क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल होगा तो तापमान ज्यादा देना पड़ेगा। और यदि आकर्षण बल कम हुआ तो उसको तोड़ना आसान होगा, मतलब कम ताप देना पड़ेगा, मतलब कवथनाक कम होगा। आप बताइए। ए ध्रुवीय आणविक ठोस दुर्बल परिक्षेपण बल, बहुत ही दुर्बल है। लंदन बल बहुत ही दुर्बल है, तो कवथनाक क्या होगा? अत्यधिक कैसा हो जाएगा? अत्यधिक निम्न। वेरी गुड। ध्रुवीय आणविक ठोस, इससे सर थोड़ा सा प्रबल है, यदि इससे थोड़ा सा प्रबल है इसका मतलब ये कैसा होगा? निम्न। यदि अपन बात करें हाइड्रोजन आबंधी, सर इससे थोड़ा सा प्रबल है लेकिन है तो दुर्बल ही, तो इसका भी कैसा होगा? निम्न। यदि अपन बात करें आयनिक ठोस की तो कैसा होगा? उच्च, क्योंकि आकर्षण बल प्रबल है। कौन सा है? आयनिक बंध या कुलामी बल या स्तर वैद्युत आकर्षण बल उच्च। धात्विक बंध प्रबल होता ही है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा? उच्च। और यदि इसकी बात करें सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की तो ये कैसा होगा बेटा? अत्यधिक उच्च। चलो ये तो बहुत आसान है, जैसे अपन ने भौतिक गुण देखे वैसे ही अपन ने क्या है उसके कवथनाक की बात करते हैं।
अब अपन बात करते हैं किसकी, अपने पास नेक्स्ट टॉपिक बचेगा उदाहरण, एग्जाम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में एग्जाम्पल्स आते हैं और उनसे कंफ्यूज किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इनके अवयवीकरण अणु, उन्हीं के आधार पर इनके एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे यदि मैं एध्रुवीय आणविक ठोस की बात करूं तो अणु होगा, और एध्रुवीय अणु होगा, जैसे H2 हो गया। यदि अपन बात करें CO2 की, यदि अपन बात करें CH4 की, यदि अपन बात करें CCl4 की, यदि अपन बात करें किसकी, AR की, ऑर्गन की। सर ऑर्गन तो अणु कैसे हुआ? तो बेटा इसकी भी कहानी है। कहानी क्या है कि आप लोगों को परमाणु और अणु में परिभाषा आनी चाहिए। मैं आपको साधारणतः परिभाषा बता रहा हूं, ठीक है, जो आपके बहुत काम आएगी कि परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। परमाणु वह छोटी से छोटी इकाई जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसको अपन परमाणु बोलते हैं। यदि अणु की बात करें तो बेटा अणु और परमाणु में इतना ही अंतर है कि अणु जो है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है और परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। दोनों छोटी की छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई है, लेकिन परमाणु जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता और अणु है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो ऑर्गन मुझे बताइए आप, ऑर्गन जो है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है या नहीं रह सकता? बिल्कुल रह सकता है। नोबल गैस है, ठीक है, अष्टक पूर्ण है, इसका मतलब ये क्या है, अणु है या परमाणु है? ये अणु है, इसलिए इसने उदाहरण लिया। अब आप बताइए सर CO2, CO2 का अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि CO2 जो है वो एध्रुवीय। सर CCl बताओ फिर, CCl तो ऐसा होता ही नहीं। तो CCl की संरचना बना रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि ये अपन ने लिख लिया है, तो यहां पे मैं CCl की संरचना बना रहा हूं। CCl में एक Cl ऊपर, एक Cl इधर, एक Cl यहां पीछे की साइड और एक Cl इधर। कहने का मतलब क्या है कि ये एक में नहीं है, इस चीज को आप ध्यान। CCl4 में जो है यदि अपन बात करें तो उसके अंदर जो Cl जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी एक तल में नहीं है, अलग अलग तल में। यदि अपन बात करें तो इसके जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री, ठीक है। लगभग यदि अपन बात करें तो 109 अप्रोक्सीमेट 28 या अपन बोलते हैं 109.5। अब ये सभी के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो अब ये संरचना बनेगी कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं फिजिकली कि कैसे ये आपको महसूस होगी। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो एक तल में, ये 3 नीचे और एक ऊपर है, तो जीरो कैसे होगा? ये बेटा ऐसे नहीं है। मैं आपको जो है मार्कर की सहायता से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये जो संरचना है वो कैसे है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जीरो, म्यू जीरो कैसे हुआ। मतलब म्यू जीरो का मतलब द्विध्रुव आगुण जीरो कैसे हुआ, और द्विध्रुव आगुण जीरो हुआ तो आपको पता ही ये एध्रुवीय हो जाएगा। चलो ये 3 नीचे हैं, तीनों दिख रहे हैं सभी को, ये ऐसे है तीनों, देखे आप, ये तीनों ऐसे हैं, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। क्या एक तल में है? क्या नहीं है। एक Cl कहां है? इसके ऊपर में। ये संरचना ऐसे आप कहीं से भी देखोगे तो एंगल बराबर है 109.5, 109.5, 109.5, 109.5। किसी साइड से देखो आप समान रहेगा ये चतुष्फल की संरचना के अंतर्गत। यदि अपन इसकी बात करें तो इनका, इसका ऊपर रहेगा, इसका नीचे, इन दोनों का जोड़ोगे तो यहां बीच में आ जाएगा द्विध्रुव आगुण। इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके बीच में आएगा, और इन तीनों का 109.5 में ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। F यदि बात करें तो F बराबर होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। जब इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो इन तीनों के मैग्नीट्यूड का योग जो है पहले 2 का निकल जाएगा, फिर 2 से 1 आएगा, उस दोनों का योग आप यदि निकालोगे तो ये बिल्कुल बीच में आएगा, और बीच में आएगा और ऊपर वाले के क्या आएगा, बराबर आएगा। जब इनका ऊपर वाले का और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड बराबर है और दिशा कैसी है, अपोजिट, विपरीत है, तो मान म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। म्यू 0 होते ही ये कैसा हो गया, ध्रुवीय के ध्रुवीय, ए ध्रुवीय हो गया। वापिस बता रहा हूं, ये संरचना ऐसी है बेटा, 3 नीचे की साइड है, एक ऊपर, ये ऊपर नीचे नहीं है, अलग अलग तल के अंदर, ये ऐसे मिल जाएगा आपको वापिस। इसको लेगे तो ये ऐसे आ जाएगा,
दिख रहा है सभी को? तो इन दोनों का यदि अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होगा? अंडर में f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा 11th क्लास में। यदि जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये एक नया आ जाएगा, ये दो बचेंगे। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के ये दो आगे, इनका दो का, अब इन दोनों को फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ बीच में आ जाएगा और वो आएगा ऊपर वाले के बराबर। जब ऊपर वाले के बराबर आ जाएगा तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ऊपर और नीचे बराबर है और दिशा कैसी है? विपरीत है। तो म्यू क्या हो जाएगा बेटा? 0, और म्यू 0 हो गया तो ये कैसा हो गया? ए ध्रुवीय। समझ में आया? ऐसे ही अपने बात करें तो CH4 है, ऐसे CO2 आता। ठीक है, अब अपन यदि बात करें नेक्स्ट की, तो अगला पॉइंट अपने पास यदि अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय वैसे यदि अपन बात करें तो मैंने ले लिया HCl। एक दो उदाहरण ही बता रहा हूं, उदाहरण वैसे बहुत सारे हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लिया HCl, दूसरा ले लिया मैंने SO2। कुछ कंफ्यूज होंगे, सर CO2 तो अध्रुवीय है क्योंकि C डबल बॉन्ड O, SO2 CO2 जैसे तो दिखाई दे रहा है। नहीं बेटा, इसकी जो संरचना बनेगी SO2 की वो ऐसे बनेगी और ऊपर लोन पेयर रहेगा। तो लोन पेयर की साइड ये इसकी साइड, क्या ये बराबर हो जाएंगे क्या? कभी नहीं। ये दो ऑक्सीजन के जुड़ के एक मैग्नीट्यूड आएगा जो ऊपर वाले के बराबर नहीं होगा, और ऊपर वाले के बराबर नहीं होगा तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा है? कैसा हो गया? ये अध्रुवीय या ध्रुवीय। अरे बेटा, जब म्यू नॉट है तो ये कैसा होगा? ध्रुवीय अपन ने बात की है। चलो नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया PCl5 ले लिया। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, कुछ उदाहरण अपन ने ले लिए यहाँ पे। अगले वाला हाइड्रोजन बंध, तो हाइड्रोजन बंध तो अपन मोस्टली 3 यूज करते हैं। एक ले लिया H2O, एक ले लिया HF, एक ले लिया NH3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे हाइड्रोजन बंध युक्त होंगे, जैसे अपन बात करें एल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये सारे क्या होंगे? कौन से बंध बनाएंगे? हाइड्रोजन बंध। लेकिन यदि अपन बात करें H2O, HF और NH3, ये अपने काम आते हैं और ये अपन ने तीनों ने लिख लिए। आयनिक ठोस, अरे बेटा इसके उदाहरण सबसे आसान है, क्योंकि दुनिया में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? आयन। आयन कौन सा? धनायन और ऋणायन। ठीक है, सबके बन जाएंगे। ए धातु के तो बनेंगे ऋणायन और धातु के बन जाएंगे धनायन। दोनों मिलके जो भी यौगिक बनाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? आयनिक ठोस। जैसे यदि अपन बात करें, मैंने ले लिया NaCl, मैंने ले लिया MgCl2, मैंने ले लिया KCl। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यौगिक है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। जैसे मैंने ले लिया Na2SO4, ये सारे के सारे कैसे ठोस है बेटा? आयनिक ठोस है। बहुत सारे, क्योंकि धनायन और ऋणायन सभी के बन जाएंगे। जितनी भी धातु हैं उनके धनायन बनेंगे और जितनी भी ए धातु हैं उनके ऋणायन बनेंगे। दोनों को मिलाओगे कौन सा ठोस हो जाएगा? आयनिक ठोस। चलो नेक्स्ट वाला कौन सा ठोस है? धात्विक ठोस। इसके उदाहरण भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि धातु है और धातु जो अपन यदि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं बेटा? धातु है। धातु के कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? एस ब्लॉक, पूरा एस ब्लॉक धातु है। कौन सा? डी ब्लॉक, पूरा का पूरा डी ब्लॉक कौन सा है? धातु है। एफ ब्लॉक, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक क्या है? धातु है। और पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में अपने ही यदि उसकी समूह की बात करें तो उस समूह के अंदर जो नीचे वाले तत्व हैं उनमें बहुत सारे तत्व कैसे हैं? धातु है। जैसे यदि अपन बात करें, मैंने कुछ उदाहरण ले लिया, जिंक ले लिया, Fe ले लिया, आयरन ले लिया, Cu ले लिया, कॉपर ले लिया, ऐसे बहुत सारे, Sn ले लिया, Pb ले लिया, ये सारे के सारे क्या है बेटा? धातु है। यदि अपन बात करें एल्यूमिनियम हो गया, ये बहुत सारी धातुएं हैं जो आप देखते हैं। इसमें कोई खास उदाहरण याद करने वाली बात नहीं है, आप सभी जाने। ठीक है, जो अपने पीरियोडिक टेबल में वो जो सीडी बनी हुई है उस सीडी के यदि अपन बात करें जितने भी बाह्य तरफ तत्व हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? धातु है। ठीक है, चलो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ये इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं। यदि अपन बात करें सबसे पहले कार्बन के दो अपरूप, एक तो ले लिया मैंने कौन सा बेटा? ग्रेफाइट, और दूसरा यदि अपन बात करें तो दूसरा कौन सा हो गया अपने पास? है हीरा। ये दोनों कौन से हैं? सहसंयोजक या नेटवर्क। अभी आप पूछेंगे कि ये सहसंयोजक या नेटवर्क कैसे हुआ? ये तो कार्बन तो एक परमाणु है, तो इसकी अपन संरचना बनाएंगे बाद में। आपको पता है कि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 से, फिर ये कार्बन कितने से जुड़ेगा? 3 से, तो ऐसे जुड़ता जाएगा वो एक नेटवर्क संरचना। नेटवर्क जैसे
आपको पता है कि वोडाफोन का नेटवर्क है, ठीक है, बीएसएनएल का नेटवर्क है, आइडिया का नेटवर्क है, ये सब नेटवर्क संरचना बनाते हैं, इसलिए ये भी सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं बेटा सिलिकॉन कार्बाइड। किसकी बात करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड की। ये भी कौन सा सहसंयोजक? सिलिकॉन कार्बाइड। और सिलिकॉन कार्बाइड के यदि अपन बात करें तो यदि अपन बात कर से एल्यूमिनियम नाइट्राइड की, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करें ALN, तो ये भी कौन सा है बेटा? सहसंयोजक या नेटवर्क, क्योंकि ये भी सहसंयोजक या नेटवर्क संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद अपनी ये 3 क्लास ठोस अवस्था की कंप्लीट हुई है, जिसमें अपन ने ठोसों का वर्गीकरण, एक वर्गीकरण कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आप जो है इसको इसी टेबल कॉलम को जो है उसी टेबल में जोड़ लें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये टेबल पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, और इस टेबल से हर बार क्वेश्चन आता है। अभी क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी अपन जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको जो है, क्योंकि टाइम हो गया क्लास का कंप्लीट है, तो इसलिए मैं भी नहीं लिखवा पा रहा हूं। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कि ये यौगिक ऐसा ऐसा है, इसके ये गुणधर्म है, ये मूर क्यों है, ये चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप इसके नोट्स बना के मुझे कमेंट कर दें। ठीक है, ताकि मैं आपको जो है डबल एनर्जी से पढ़ा सकूं। मैंने कल भी बोला था, पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप मुझे एनर्जी दें, आपके पास है मेरी एनर्जी। आप नोट्स बना के यदि मुझे कमेंट करेंगे तो आपको और ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि हाँ हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, नोट्स भी बन रहे साथ में। हर कोई वीडियो ऐसे बना रहा है कि नोट्स नहीं बना पा रहे हो, लेकिन अपना पूरा स्कीम जो है क्लास में पढ़ा रहे हैं वैसे के वैसे ही पढ़ा रहे हैं। आपको प्रत्येक चीज याद करवाई जा रही है। आप यदि मेरे साथ रहेंगे तो 80% तक आप याद कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको लगभग बहुत सारी केमिस्ट्री जो अपन ने पढ़ी है वो याद हो रही है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।